सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई। आप सभी ने DSSS बोर्ड ने जो TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस रिलीज़ किया, आप सभी ने उसको देख लिया होगा। तो उसमें एक हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट। तो आज हम इसी चैप्टर को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर को DSSS बोर्ड ने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक पार्ट के अंदर हम ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स, फंक्शन और साथ के साथ मानव नेत्र के अंदर होने वाले दोषों के बारे में, उन दोषों का क्या कारण है और उन दोषों का करेक्शन या संशोधन किस प्रकार किया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जो इस चैप्टर की सेकंड क्लास होगी उसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन, इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो दो चीज़ों के ऊपर रहेगा। मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, एंड सेकंड जो हम आज की इस वीडियो के अंदर जो पार्ट इंक्लूड करेंगे वो होगा डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर करेक्शंस। जैसे कि मानव के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उन सभी सेंस ऑर्गन्स का सभी का अपना काम है। उसी तरीके से ह्यूमन आई, मानव नेत्र, इसको वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन समझा जाता है। मानव नेत्र के कारण ही, ह्यूमन आई के कारण ही हम अपने आसपास की जो सुंदर रंगीन दुनिया है उसको हम देखने में सक्षम हो पाते हैं। अगर हम मानव नेत्र की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर छोटे से लेके बड़े काफ़ी सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं। लेकिन हम आज के इस वीडियो के अंदर जिन पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो पार्ट्स वो हैं जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या वो टॉपिक्स जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अगर एक बार हम रिवाइंड करें कि हमें कौन कौन से मानव नेत्र के भागों के बारे में या वो पार्ट्स ह्यूमन आई के जिसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग करेंगे हम आईलिड, जिसको हिंदी में पलक कहा जाता है, श्वेत पटल, उसके बाद कोरोइड लेयर, आई बॉल या नेत्रगोलक, कॉर्निया या स्वच्छमंडल, आइरिस मतलब परितारिका, प्यूपिल पुतली, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको आई लेंस या नेत्र लेंस भी कहते हैं, सिलेरी मसल्स पक्षमाभी पेशियाँ, रेटिना या दृष्टिपटल, लाइट सेंसिटिव सेल्स जिसके अंदर हम रोड सेल और कॉन सेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक नर्व, देन नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। उसके बाद दो तरह की ह्यूमर या फ्लूइड हमारी आंखों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है एक्वस ह्यूमर जिसको हिंदी में नेत्रोत के नाम से जाना जाता है, एंड सेकेंड है वाइट्रस ह्यूमर जिसको हिंदी में हम कचाप द्रव कहते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं आईलिड से, पलक से। हमारी आंखों का सबसे बाहरी हिस्सा जिसको फिजिकली हम ईजिली देख सकते हैं वो हमारी आईलिड या पलक होती हैं। आईलिड या पलक एक दरवाजे की तरह काम करती हैं और जिनका काम होगा हमारी नाजुक आंखों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। ये एक विंडो या खिड़की की तरह काम करती हैं जिससे कि हमारी आंखों के अंदर कोई भी डस्ट या सैंड पार्टिकल्स आंखों के अंदर ना जाएं। हमारी आईलिड या पलकें बार बार उनके अंदर ब्लिंकिंग होगी, वो झपकती हैं। झपकने के कारण या ब्लिंकिंग इफेक्ट के कारण जो भी आंखों के अंदर डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल गया होगा तो वो वाइप आउट हो जाता है। साथ के साथ हमारी आंखों के अंदर मॉइस्चर बना रहे, हमारी आंखों के अंदर किसी भी तरह का कोई इरिटेशन ना हो, कोई भी ड्राइनेस ना आए, इसलिए हमारी आंखों के अंदर जो भी फ्लूइड बाहर निकलेंगे, चाहे वो टीयर्स की फॉर्म में हो या फिर हमारे अदर लुब्रिकेंट्स हो, उन सभी लुब्रिकेंट्स को स्प्रेड करने का काम भी हमारी आईलिड या पलकों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है आई बॉल जिसको हिंदी में नेत्रगोलक कहते हैं। तो हमारी नेत्र गोलक का जो आकार है
वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है, गोलाकार आकार में होती है और जिसका डायमीटर लगभग 25 मिलीमीटर के आसपास होता है। ये हमारे फेस के स्कल के अंदर एक सॉकेट की तरह फिक्स होता है और इसके अंदर आपको बेसिकली दो इम्पोर्टेंट लेयर देखने को मिलेंगी। एक लेयर है हमारी सेलुलोटिक लेयर और दूसरा हमारी जो लेयर है वो है कोरोइड लेयर। इन दोनों लेयर्स, इन परतों को क्या काम होता है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा श्वेत पटल, जिसको स्कैलरा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आई बॉल के अंदर पढ़ा, तो आई बॉल के अंदर आपको दो तरह की लेयर देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर जो आउटर लेयर है उसको स्कैलरा या श्वेत पटल कहा जाता है। जैसे कि इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर हाईलाइटेड पार्ट के अंदर देखेंगे, जो हमारा स्काई ब्लू कलर की जो लेयर है यही हमारी स्कैलरा या श्वेत पटल होती है, इसलिए इसको बाहरी लेयर भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्कैलरा या श्वेत पटल, इसका बेसिकली जो फंक्शन है, क्योंकि श्वेत पटल या स्कैलरा के अंदर आपको काफ़ी सारे फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होती हैं और इसी की टफनेस इसको एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम करने में इसकी मदद करती है। अगर हम बात करें कि ये हमारी आंखों की प्रोटेक्शन कैसे करती है, तो हमारी आंखों के ऊपर एक्सटर्नल जो भी फोर्स अप्लाई होंगे, चाहे किसी इंसिडेंट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, तो इंटरनल प्रेशर को ये एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ बैलेंस करती है, जिससे कि हमारी आई बॉल की शेप मेंटेन रहती है, हमारा नेत्र गोलक का जो आकार है वो हमारा संतुलित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोरोइड लेयर। तो ये हमारी नेत्र के अंदर, हमारी आई बॉल के अंदर जो इंटरनल लेयर है उसको कोरोइड लेयर के नाम से जाना जाता है। कोरोइड का जो कलर है वो ब्लैक देखने को मिलेगा और ये भी सेम हमारे स्कैलरा की तरह ये भी एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह, प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करती है, जिसका काम भी हमारी आई को इंजरी से बचाने का होता है। क्योंकि कोरोइड का कलर ब्लैक होगा तो ब्लैक कलर होने के कारण ये लाइट को एब्जॉर्व करेगी और लाइट को एब्जॉर्व करने के कारण हमारी आंखों के अंदर आपको इंटरनल रिफ्लेक्शंस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। साथ के साथ जो हमारा कोरोइड लेयर होगी ये हमारे लाइट सेंसिटिव पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कॉर्निया श्वसनमंडल। अगर आप आंखों के अंदर ये बल्ज की फॉर्म में जो पार्ट आपको वाइटिश पार्ट नज़र आता है, वाइटिश ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलती है, उसको हम कॉर्निया या हिंदी में श्वसनमंडल के नाम से जानते हैं। हमारी आई बॉल का लगभग 1/6 भाग कॉर्निया से मिलकर बना होता है। आपकी आंखों के अंदर जितनी भी लाइट रेज ट्रैवल करती हैं, जितनी भी प्रकाश किरणें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु से टकराने के बाद आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं, उन प्रकाश की किरणों का, उन लाइट रेज का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा, लगभग 60 से 70% जो लाइट रेज हैं वो कॉर्निया से होकर ही गुजरती हैं। क्योंकि हमारी आंखों के अंदर जब भी कोई लाइट रेज अंदर ट्रैवल करेंगी, प्रवेश करेंगी, उसके बाद आंखों के अंदर उन लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद ही उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जितनी भी प्रकाश किरणें अंदर जाएंगी उसका लगभग 60 से 70% भाग आपके कॉर्निया से होकर ही गुजरता है। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, वो था हमारा आइरिस या परितारिका। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के डायग्राम है, जिसमें एक डायग्राम के अंदर आंखों का कलर ब्लू है और एक डायग्राम के अंदर आंखों का कलर ब्राउन है। तो आइरिस या परितारिका हमारे नेत्र का, हमारी ह्यूमन आई का वो हिस्सा है जिससे किसी भी व्यक्ति के आंखों का कलर डिटरमाइन होता है। जैसा कलर आइरिस का होगा उस व्यक्ति की आंखों का कलर वैसा ही माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अ पर्सनस आई कलर इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ आइरिस। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें, इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, तो कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ, कॉर्निया के जस्ट पीछे की तरफ जो आपको एक थिन सर्कुलर डायफ्राम देखने को मिलता है, उसी को हम आइरिस के नाम से
जानते हैं। आइरिस का जो बेसिक फंक्शन है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम आइरिस या परितारिका का होता है। हम आगे देखेंगे कि पुतली का साइज कब छोटा होगा और कब बड़ा होगा और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा पुतली, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। अब जैसे कि हमने आइरिस के अंदर देखा था कि आइरिस या परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, तो पुतली का आकार कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारे आसपास कितनी लाइट सोर्सेज अवेलेबल हैं। मान लीजिए आप किसी डिम लाइट के अंदर अंधेरे कमरे में हैं और आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो उस समय आपकी आंखें चाहती हैं कि जितने भी लाइट सोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों के अंदर जाए, जिससे कि आप चीज़ों को आसानी से देख पाएँ। तो उस समय हमारा आइरिस क्या करेगा, वो पुतली के आकार को बढ़ा देगा और पुतली का आकार बढ़ते ही आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा प्रकाश की मात्रा अंदर जाएगी, जिससे आप चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। उसी तरह से जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं, जब वहाँ पर हमारे पास आसपास सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर या मोर देन सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल होगी, तो ब्राइट लाइट के कारण हमारी आंखों को नुकसान ना पहुँचे, तो उस समय आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, जिससे कि कम मात्रा के अंदर, कम अमाउंट के अंदर लाइट अंदर जाए और हमारी आंखों के ऊपर ब्राइट लाइट के कारण किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो आइरिस कंट्रोल करता है पुतली के आकार को और पुतली कंट्रोल करती है हमारी आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को, कि जो भी प्रकाश की किरणें, लाइट रेज आपकी आंखों के अंदर जाएंगी वो कम जाएंगी या ज़्यादा जाएंगी। इसको कंट्रोल करने का काम पुतली या प्यूपिल का होता है। उसके बाद आप आइरिस के जस्ट बीचों बीच मिडल के अंदर जो एक ब्लैक कलर का होल देखते हैं, उसी को पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। अब दूसरी बात, क्योंकि प्यूपिल भी कोरोइड लेयर की तरह इसका कलर भी ब्लैक होगा, तो ब्लैक कलर सेम फिर पहले की तरह ही ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एक बार लाइट की, प्रकाश की किरणें अंदर तो जाएंगी लेकिन टकरा के कभी भी वापस नहीं आती। इसलिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि हमारी आंखों का वो कौन सा हिस्सा है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती तो है लेकिन कभी भी वापस नहीं आती। तो वहाँ पे आप टिक लगाएंगे पुतली या प्यूपिल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है आई लेंस, जिसको हम क्रिस्टलन लेंस या नेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर हम क्रिस्टलन लेंस के बारे में बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि ये लेंस है तो लेंस हमारी आंखों के अंदर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो भी लाइट रेज होंगी वो कन्वर्ज होंगी और कन्वर्ज होने के बाद रेटिना के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है। क्रिस्टलन लेंस या नेत्र लेंस जब भी किसी वस्तु की इमेज बनाएगा रेटिना के ऊपर, वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी बनती है। अगर हम क्रिस्टलन लेंस की शेप के बारे में बात करें तो एक बायो कन्वेक्स स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलती है। मतलब एक द्वि उत्तलीय संरचना के रूप में इसको देखा जाता है। इसकी जो लोकेशन है आइरिस के जस्ट पीछे की तरफ ये लोकेट होगा। इसके थ्रू जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी और कहाँ पे बनेगी, रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आई लेंस है, हम इसकी कर्वेचर को, इसकी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें इसकी हेल्प करते हैं सिलेरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियाँ। पक्षमाभी पेशियों की मदद से हमारा आई लेंस अपनी कर्वेचर को, अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिलेरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियाँ। तो जैसा कि हमने आई लेंस के अंदर पढ़ा, तो हमारे आई लेंस के आसपास आपको इस तरह के मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखने को मिलते हैं जो हमारे आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाकी पार्ट्स में मसल्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही आंखों के अंदर भी आपको इस तरह की पेशियाँ, इस तरह की मसल्स देखने को मिलेंगी। मोस्टली मसल्स के अंदर दो ही तरह की मूवमेंट देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन। तो हमारी जो पक्षमाभी पेशियाँ हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स पोजीशन में आती हैं, तो उसके कारण हमारे आई लेंस की कर्वेचर या फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होती हैं। आपने देखा होगा कि आप पास रखी और दूर रखी, हमारा जो सन है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन हम उसको देखने में सक्षम होते हैं। और जो आपके आसपास जो आपकी नोटबुक रखी हुई है, आप उसको भी आसानी से पढ़ पाते हैं। मतलब आपका आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। वो पास रखी चीज़ों को भी देख पाता है और दूर रखी चीज़ों को भी आसानी से देख सकता है। और हमारा आई लेंस जो अपनी फोकल लेंथ को एक्मोडेट करता है या एडजस्ट करता है, इस पावर को कहा जाता है पावर ऑफ एक्मोडेशन या पावर ऑफ एडजस्टमेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है नेत्र की समायोजन या समंजन क्षमता। और ये समंजन क्षमता किसके कारण आई? स्लेरी मसल्स के कारण आई, पक्षमाभी पेशियों के कारण आई। पक्षमाभी पेशियों की सहायता से ही हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर पाएगा। अगर हम पक्षमाभी पेशियों के काम की बात करें कि पक्षमाभी पेशियाँ किस तरह से हमारे फोकल आई लेंस की फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करने में मदद करती हैं, तो सिलेरी मसल्स के अंदर आपको दो तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्स पोजीशन में आना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना और रिलैक्स पोजीशन में आने का मतलब शिथिल हो जाना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जब ये सिकुड़ जाएंगी, तो हमारा आई लेंस जो होगा वो आपको ज़्यादा राउंड देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। और फोकल लेंथ इंक्रीज़ होने के कारण आप ज़्यादा दूरी पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाएंगे। जब हमारी सिलेरी मसल्स शिथिल होती हैं या फिर रिलैक्स होती हैं, तो उस समय हमारा आई लेंस फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने के कारण उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपको डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज़ होने के कारण आप पास रखी चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरह से सिलेरी मसल्स काम करती हैं, पक्षमाभी पेशियाँ इस तरह से काम करती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ होती है, जब वो रिलैक्स होती हैं तो फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज़ होती है। फोकल लेंथ जब इंक्रीज़ होगी तो दूर रखी वस्तुएं नज़र आएंगी, फोकल लेंथ जब डिक्रीज़ होगी तो आपको पास रखी वस्तुएं आसानी से देख पाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना, जिसको हिंदी में हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी आई बॉल का जो लास्ट में पीछे की तरफ का जो पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पे आपको रेटिना देखने को मिलेगा। जैसे कि हम कभी किसी मूवी हॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आपके बैक साइड के अंदर से किसी लाइट सोर्सेज के अंदर से आपको लाइट रेज बाहर निकलती हुई नज़र आएंगी। और जैसे ही वो लाइट रेज स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं, स्क्रीन से टकराती हैं, तो वहाँ पे आपको वो इमेज या पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह से हमारी आंखों के अंदर जैसे ही लाइट रेज जाती हैं, हमारा आई लेंस उन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, और वो पॉइंट होगा हमारा रेटिना का। रेटिना बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। मतलब जैसे ही लाइट रेज उसके ऊपर स्ट्राइक होती हैं तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये वो हिस्सा है हमारा जहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, वास्तविक और उल्टी ही बनेगी। उसके बाद हमारे रेटिना के अंदर दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से एक का नाम है रोड सेल और दूसरे का नाम है कॉन सेल्स। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। अगर हम इन दोनों सेल्स के फंक्शन के बारे में बात करें, तो हमारी जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, जो हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये आपको दो तरह के शेप में देखने को मिलती हैं। एक छड़ाकार में इस तरह से, जिनको कहा जाता है रोड सेल, और कुछ सेल्स हमारी इस तरह से कॉनिकल शेप में होंगी, शंकुकार में होंगी, जिनको कहा जाता है कॉन सेल्स। तो इनकी शेप के बेसिस पर हमने फोटो रिसेप्टर सेल्स को दो पार्ट में बांटा हुआ है, रोड सेल और कॉन सेल। अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो रोड सेल हमेशा डिम लाइट में काम करती हैं, कॉन सेल्स हमारी हमेशा ब्राइट लाइट के अंदर काम करेंगी, और साथ के साथ आपको कलर विजन भी आपका कॉन सेल्स की वजह से ही होता है। रोड सेल्स लाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, लेकिन कॉन सेल की जो लाइट सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है।
हमारी रोड सेल्स आपकी हमेशा डिम लाइट में काम करेंगी, इसलिए ये कलर परसेप्शन में आपकी हेल्प नहीं करती। वहीं आपका जो कॉन सेल्स हैं वो आपके कलर परसेप्शन में आपकी हेल्प करेंगी। शेप के बारे में हमने बात कर ली। रोड सेल हमेशा रोड शेप होंगी और कॉन सेल्स आपकी हमेशा कॉनिकल शेप में होती हैं। अगर हम नंबर के बारे में बात करें तो आपकी आंखों के अंदर रोड सेल का नंबर लगभग 120 मिलियन के आसपास होगा, वहीं कॉन सेल का नंबर आपका 6 से 7 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, क्योंकि रेटिना के ऊपर इमेज बन जाने के बाद, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो एक तरह की विजुअल इंफॉर्मेशन है। अब उस विजुअल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम और साथ के साथ ब्रेन तक उस विजुअल इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम हमारी ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका का होगा। आपका आई बॉल का हिस्सा जैसे ख़त्म होगा तो आई बॉल की ख़त्म होने के बाद आपको बैक साइड के अंदर इस तरह के नर्व फाइबर देखने को मिलेंगे, नर्व फाइबर के बंडल्स देखने को मिलेंगे और इन्हीं बंडल्स को हम ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। तो आपकी रेटिना के ऊपर जैसे इमेज फॉर्म हो जाती है तो उस विजुअल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम, देन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम, जिससे कि ब्रेन उन विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाए और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप आसानी से उन चीज़ों को देख पाएँ जैसी एक वस्तु सच में दिखाई देती है। उसके बाद ब्रेन हमारा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर किसी दुर्घटना के कारण, इंजरी के कारण या फिर किसी इंसिडेंट के कारण अगर आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से आपका विज़न लॉस होगा या आप कंप्लीटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तो, लेकिन बनने के बाद उन विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कोई भी मैसेंजर नहीं होगा, जिससे कि आप चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए किसी भी कंडीशन के अंदर अगर हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती हैं तो हमें विज़न का लॉस होगा और हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, दो तरह के आपके आंखों के अंदर स्पॉट देखने को मिलते हैं। एक है हमारा ब्लाइंड स्पॉट और एक है हमारा येलो स्पॉट। अगर हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करें तो जो भी हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, मतलब रोड सेल और कॉन सेल्स ब्लाइंड स्पॉट के अंदर अपसेंट होंगे और अपसेंट होने के कारण ही यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। इसलिए हमारी आंखों का जो लीस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। हमारी आंखों का है वो हिस्सा जहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। उसी तरह से जो हमारा येलो स्पॉट है उसको दूसरा नाम है मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुटिया के अंदर या येलो स्पॉट के अंदर आपकी रोड सेल और कॉन सेल्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ये वही हिस्सा है जहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्प और क्रिस्टलन क्लियर इमेज को देख पाते हैं। ये आपकी आंखों का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है और इसके अंदर आपको रोड सेल्स और कॉन सेल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर कॉन सेल्स का नंबर आपको ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हमारी आंखों के अंदर आपको दो तरह के फ्लूइड देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है एक्वस ह्यूमर और दूसरे का नाम है वाइट्रस ह्यूमर, मतलब नेत्रोद और कचाब द्रव। अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें तो जो वाटरी फ्लूइड एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटरी फ्लूइड की तरह जो देखने को मिलता है वो हमारा नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर होगा, और जो जेली लाइक सब्सटेंस की तरह आपको देखने को मिलता है वो आपका वाइट्रस ह्यूमर होगा। आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो आपके एंटीरियर, आपके आई बॉल के एंटीरियर चैम्बर के अंदर देखने को मिलेगा, और एंटीरियर चैम्बर लगभग हमारा होता है कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच का। वहीं आपके आई बॉल का जो बैक हिस्सा होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होगा, दैट इज लेंस एंड रेटिना। वहाँ पे आपका जो फ्लूइड फिल होगा वो होगा आपका कचाब द्रव, मतलब वाइट्रस ह्यूमर। उसके बाद एक्वस ह्यूमर आपका कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये बार बार रिन्यू होता चला जाएगा। लेकिन आपका जो वाइट्रस ह्यूमर है ये एक बार ही आपका प्रोडक्शन होगा और बार बार इसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। अगर हम दोनों तरह के ह्यूमर के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें, तो दोनों का फंक्शन लगभग सिमिलर है।
दोनों ही आपकी आई बॉल की प्रोटेक्शन में आपकी हेल्प करते हैं, आई बॉल की शेप को मेंटेनेंस में आपकी मदद करेंगे और साथ के साथ आपकी आई बॉल को सपोर्ट भी करते हैं ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब वो हमारी आंखों के अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितना है जहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप साफ साफ देख पाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ देखने का मतलब ये होता है कि जब आप उस वस्तु को देखें तो आपकी आंखों के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन, कोई भी दर्द आप महसूस ना करें। इमेज भी उस ऑब्जेक्ट की शार्प, क्रिस्टल एंड क्लियर बननी चाहिए और साथ के साथ आंखों पे किसी भी तरह का आपको कोई दबाव या कोई प्रेशर या कोई स्ट्रेन महसूस ना करें। उसको कहा जाता है नेत्र का निकट बिंदु, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन या नियर पॉइंट ऑफ आई। और नॉर्मल अडल्ट के अंदर ये डिस्टेंस माना जाता है 25 सेंटीमीटर। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस, वो न्यूनतम दूरी जिस पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट आप साफ साफ देख पाएँ बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दर्द के, उसको कहा जाता है नेत्र का निकट बिंदु या नियर पॉइंट ऑफ आई। उसी तरह से फार पॉइंट ऑफ आई या फिर नेत्र का दूर बिंदु। दूर बिंदु के अंदर वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका अधिकतम, मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो अधिकतम दूरी जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप देखेंगे, आपको ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आना चाहिए और साथ के साथ आपकी आंखों के ऊपर किसी भी तरह को स्ट्रेन महसूस ना हो। ये डिस्टेंस अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये डिस्टेंस हमारे एक अडल्ट के अंदर इन्फिनिटी माना जाता है। और अगर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ साफ देखना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ही जैसे बाकी एस्पायरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।